आज स्टूडेंट आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लास 10 की जो है आंसर पेपर, जो थंबनेल पे सेट नंबर हमने डाल दिया है। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने थंबनेल पे इसका सेट नंबर लिख दिया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और ये जो आपको खंड खा दिख रहा है ना, ये जो खंड खा दिख रहा है, ये जो खंड खा दिख रहा है, ये जो खंड खा दिख रहा है, ठीक है, ये खंड खा, यहाँ से केमिस्ट्री चालू है आपकी, यहाँ से आपको केमिस्ट्री मिलेगी। और खंड का में जो थी वो फिजिक्स थी, ठीक है। अब गा में जो रहेगी वो बायोलॉजी रहेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन देखिए 5 से शुरू होगा, क्योंकि 4 तक तो फिजिक्स थी, ठीक है। तो 5वें से आपका केमिस्ट्री चालू है। तो केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो निम्नलिखित, देखो तनु अम्ल कहा, वो क्या कहा है, तनु अम्ल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपने पढ़ा है धातु और धातुओं के रासायनिक गुण में, तो ये गुण केवल धातुओं के पास था कि अम्लों के साथ क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस निकालना। वो भी सबके बस की बात नहीं थी, वो भी सबके बस की बात नहीं थी। जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के जो है, देखो हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे वही निकाल पाएंगे हाइड्रोजन। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी थी यहाँ लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे करके था ना। तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रहेंगे वही केवल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन है। क्लोरीन तो अधातु है, ये रहेगा नहीं। तांबा, तांबा तो ये हाइड्रोजन के खुद नीचे होता, तो हाइड्रोजन को कैसे रिमूव कर पाएगा। जिंक है, जिंक भी क्या होता है कि ये हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो अर्थात आपका जिंक वाला ऑप्शन नंबर 3, जिंक वाला सही है, ठीक है। इसमें जिंक जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का है। तो देखिए, अगर आपको समूह निकालना है, ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो सबसे पहले लिथियम देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, ठीक है। तो 3 है, तो 3 के लिए देखिए 1s2, 2s2, सॉरी 2s1, ठीक है। अब देखिए, ये समूह जो है फर्स्ट बता रहा है, जो ऊपर यस में जो इलेक्ट्रॉन है वो यस ब्लॉक का प्रथम समूह बता रहा है, तो ये होगा नहीं। मैंगनीज का 12 होता है, एमजी का 12, एमजी का 12, इसका करेंगे तो देखिए 1s2, 2s2, जगह नहीं, यहाँ कर लेते हैं। देखिए हमें एमजी करना है, एमजी का कितना होता है 12। तो देखिए पहले कैसे भरेंगे, 1s2, 2s2, फिर 2p6, कितना हो गया, कितना हो गया 10। अब एक और आ जाएगा 3s2। अब देख रहे यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आपका लास्ट में क्या है, 3s2, 3s2। तो यस में दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब यही द्वितीय समूह का है, ठीक है। ये द्वितीय mg आपका, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, mg, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, mg, ठीक। उसके बाद जो है तीसरे पे आ जाओ, गा वाले पे। गा कह रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो हमने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल डबल बॉन्ड जो है नहीं होता। जैसे देखिए एकल आबंध, एकल आबंध रहेगा तब तो ही जो है कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल आबंध होगा, ठीक है। तभी तो जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। फिर चतुष्फलकीय संरचना, अगर हम देखो चारों को जोड़े, चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़े तो कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे, तो 4 फलक दिख रही कि नहीं आपको। तो ये चतुष्फलकी वाला भी संतृप्त में गुण होता है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सही है, 109 डिग्री का कोण होता है, ये भी सही है, यहाँ 109 डिग्री का कोण बनता है, बस यही डबल बॉन्ड नहीं होता। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, चौथा, ऑप्शन चौथा, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक। अब लिखिए निम्नलिखित में प्रत्येक के 2 उपयोग लिखिए। छठवें का पहला क्वेश्चन है धावन सोडा और विरंजक चूर्ण। तो छठवें का देखते हैं, कह रहा है कि धावन सोडा, पहला क्या है, धावन सोडा। तो धावन सोडा आप उत्तर लिखेंगे छठवें का इस तरह से, रुक के बता रहा हूं। देखो आंसर नंबर 6 का धावन सोडा
धावन सोडा। दो उपयोग। तो धावन सोडा को हम एक तरह से निर्मे के रूप में भी जानते हैं, कपड़ा धोने के लिए, ठीक है। तो धावन सोडा मतलब वही जो कपड़ा धोने वाला होता है। तो इसमें आपका पहला उपयोग लिख दीजिए अपमर्जक के रूप में, मतलब कपड़ा धोने के लिए, अपमर्जक। अपमर्जक के रूप में। अब इसका साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान रहता है, तो जब जहाँ कागज़ बनता है तो वहाँ जो है इसका उपयोग होता है सफाई के लिए। तो कागज़ उद्योग तथा चमड़ा उद्योग में लिख दीजिए, सॉरी, कागज़ और चमड़ा उद्योग में। फिर आंसर नंबर जो है छठवें का खा है। बिरंजक चूड़ का दो उपयोग लिखना है आपको। किसका? बिरंजक। पहला देखिए, पहला हो जाएगा ये खुद एक बिरंजक। बिरंजक मतलब कलरलेस करने वाला, वस्तुओं को कलरलेस करना। तो बिरंजक के रूप में पहला हो जाएगा बिरंजक के रूप में। बिरंजक का मतलब है कलर उड़ाना। बिरंजक के रूप में। दूसरा जल शोधन में या कुएं में जो है पानी क्लोरोनीकरण करने के लिए, या पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। तो जल शोधन में लिख दीजिए। इसमें देखिए जो ये आपका बिरंजक चूड़ है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है बेटा। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो इसमें जो क्लोरीन होती है ये पानी में डालने पर, ठीक है, वहाँ की जो बैक्टीरिया हैं उनको मारती है। तो इसको कहते हैं क्लोरोनीकरण, मतलब जल शोधन में, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल शोधन, मतलब जल को साफ करने में, और बिरंजक के रूप में कलर उड़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ गया जो है, कह रहा है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाइए। चलिए देखते हैं। फिर आंसर नंबर 6 का खा था। 6 का खा। आंसर नंबर देखिए आप ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 6 खा, फिर संतृप्त और असंतृप्त में अंतर, ठीक है। उसके बाद जो है एक कॉलम बनाएंगे, यहां लिख देंगे संतृप्त और यहां असंतृप्त। ये और हटा के यहां लिख देंगे असंतृप्त, ठीक है। तो चलिए देखते हैं असंतृप्त और संतृप्त। तो पहला कारण है कि इनमें एकल आबंध होगा। इनमें एकल, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य, देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होगा। एकल आबंध होगा।
इसमें द्विआबंध या त्रिआबंध, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि या त्रिआबंध होगा। ठीक है, फिर दूसरा, प्रत्येक कार्बन का संकरण जो है, प्रत्येक कार्बन का संकरण जो है sp3 होगा, sp3 होगा। इसमें जो दूसरा है, प्रत्येक कार्बन का इसमें प्रत्येक नहीं, इसमें जो द्विआबंधित रहेंगे, इसमें जो है, इसमें सबसे आसान तरीका देखिए, इसको दूसरा वाला आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन चलिए लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें जो है, इसमें द्विआबंध जहां रहेगा वहां sp2 संकरण रहेगा। इसमें द्विआबंध इसमें द्विआबंधित कार्बन का संकरण sp2 तथा त्रिआबंध कार्बन का संकरण sp3 होगा। क्या होगा? sp होगा, sp क्या होगा? sp। ठीक है, तो देखिए इसमें संतृप्त में इनमें कार्बन कार्बन के मध्य जो है एकलाबंध होगा। दूसरा जो है प्रत्येक कार्बन का संकरण जो है sp3 होगा, ये संतृप्त में। असंतृप्त में इसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध होगा। ठीक है, और इसमें जो है द्विआबंधित जो कार्बन होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन का संकरण sp2, और जहां त्रिआबंध होगा वहां का जो है संकरण sp होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। यहां देखिए उदाहरण में इसमें मेथेन लिख दीजिए, उदाहरण में मेथेन। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें जो है एथीन, इसमें जो है एथीन और एथाइन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एथाइन। ठीक, तो ये आपका खा वाला कंप्लीट हुआ। फिर चलिए आगे देखते हैं। गा वाला का कह रहा है एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की क्रिया कहलाती है। ठीक है, समीकरण भी दीजिए। तो चलिए देखिए, एल्कोहल जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो जल बाहर निकालता है, तो इसको निर्जलीकारक या निर्जलीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण अपक्रिया। तो छठवें का आंसर नंबर 6 का ग है। एल्कोहल जब अम्ल से क्रिया करेगा, जैसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो उसको निर्जलीकारक बोलते हैं या निर्जलीकरण अपक्रिया। तो यहां लिख देंगे उसका नाम निर्जलीकरण अपक्रिया। यहां हो जाएगा निर्जलीकरण अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए करा के देखते हैं। देखिए एल्कोहल है, ये रहा आपका एल्कोहल। ठीक, इसकी क्रिया जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे बाबू? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। टेम्परेचर कम रखेंगे, अगर टेम्परेचर लगभग कम रहेगा, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
ठीक है, और गर्म करेंगे तो हमें ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा? ईथर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। देखिए यहाँ 2 मोल इसका ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ C2 लिख दीजिए। देखिए 3 2 5, 5 हाइड्रोजन, तो C2H5, ठीक है, C2H5, यही चीज़ ये, ठीक है, इधर भी रहेगी। तो इसको बोलते हैं, देखिए ROR, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है केवल समीकरण देना है, ठीक है। तो चलिए, पहला एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराता है, फिर मेथेन की क्रिया क्लोरीन से, ठीक है, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराता है। तो आंसर नंबर 7 यहाँ हेडिंग डालेंगे ऐसे, 7 का ख, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हमें जो है अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल लिख दीजिए CH3 CH2 OH, इसकी क्रिया सोडियम धातु से करानी है हमें। तो आगे हमारा क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए अल्कोहल एक एसिड है, और ये क्या है आपका? अल्कोहल जो है जलीय विलयन में बहुत ही दुर्बल अम्ल का व्यवहार करता है। तो ये आपका सोडियम है, ये अल्कोहल अम्ल हो गया। तो जब अम्ल धातुओं से क्रिया करती, सक्रिय धातुओं से क्रिया, तो वो अपने अंदर से क्या निकालेगी? हाइड्रोजन निकालेगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका अल्कोहल है CH3 CH2 O, और यहाँ हो गया H, यहाँ आपका है सोडियम मेटल, ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तो यहाँ से ये देखिए, ठीक है, यहाँ इसको 2 कर लीजिए, इसको भी 2 कर लीजिए संतुलित करने के लिए। देखिए ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो इससे कौन जाके जुड़ेगा? यही सोडियम जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो आगे आपका क्या बन जाएगा? यहाँ सोडियम आ जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका नाम है सोडियम, और ये एथेन है, तो एथ, और ये ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम ये एथ है, ये ऑक्साइड है, तो एथा ऑक्साइड, सोडियम इथा ऑक्साइड, और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसका नाम नोट करके यहाँ जो है ऊपर लिख देना है, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए 7वें का खा देखते हैं। 7वें का खा कह रहा है कि मेथेन की क्रिया, मेथेन की क्रिया क्लोरीन गैस से कराएंगे। तो देखिए क्लोरीन की गैस जब मेथेन से क्रिया करेगी तो धूप बहुत ज़रूरी है, धूप को HNU से दिखाते हैं। तो आगे क्या बनेगा? देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपका मेथेन है इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 4, ठीक। यहाँ आपका Cl है। देखिए ये यहाँ ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए साथ संयुक्त। तो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, तो ये फ्री रेडिकल बनाते हैं बाबू। धूप की उपस्थिति में ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल बनाते हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। कहने का मतलब है, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया था, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन, तो ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये आपका ज़्यादा हो गया, कौन? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन अगर ज़्यादा हो गया तो ये बारी बारी से जितने हाइड्रोजन है, ठीक है, बारी बारी से जितने हाइड्रोजन है, देखो यहाँ से एक बारी ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। तो कहने का मतलब है यहाँ आपको देखिए CH3, 1 हाइड्रोजन कम हो गया, 4 में से 1 हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 मतलब मेथिल क्लोराइड। फिर दोबारा जो है
बाहर क्या निकला, एक एच और Cl, तो यहाँ दिखा देंगे -HCl, ये बाहर निकल रहा है। फिर देखिए आप जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, क्लोरीन से, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए +Cl2, तो फिर वही हाल होगा, तो यहाँ आपकी एक हाइड्रोजन और निकलेगा, मतलब कहने का मतलब HCl एक और बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, क्लोरीन कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। इसको डाई मेथिल क्लोराइड कहते हैं, इसको डाई मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है डाई मेथिल क्लोराइड, इसका मेथिल क्लोराइड। अब देखो फिर जब 2 हुआ है, फिर ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, यहाँ प्लस। अब देखो जब ये क्लोरीन से क्रिया करेगा तो यहाँ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ हो जाएगा बाहर आपका फिर HCl निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन बचा है और Cl3, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोराइड मेथिल या मेथिल ट्राई क्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो नाम है, ये इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म। आगे फिर देखते हैं, फिर जब क्लोरीन जो है क्रिया करेगा, फिर यहाँ से एक एच है और फिर एक HCl बाहर निकलेगा, तो आपका बचेगा क्या, केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब आप देखो जहाँ यहाँ 4 हाइड्रोजन थे उसकी जगह पे आपके क्या आ गए, 4 क्लोरीन आ गए, कितने आ गए, 4 क्लोरीन, ठीक है। तो ये अब क्रिया तब तक नहीं रुकती जब तक कि इसमें से मेथेन में से, इस मेथेन में से, ठीक है, CH4 में से ये चारों हाइड्रोजन बाहर ना हो जाते हैं और इसकी जगह पे क्लोरीन नहीं आ जाती। जब तक इसकी जगह पे क्लोरीन नहीं आ जाती तब तक ये अपक्रिया नहीं रुकती। इस अपक्रिया को कहते हैं हैलोजनीकरण अपक्रिया, इस अपक्रिया को कहते हैं हैलोजनीकरण अपक्रिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम। क्वेश्चन नंबर जो 8 है पहला, ये कह रहा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला आप लिख लीजिए, ऐसे ही हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर का इसको हम बोल दे रहे हैं, इसको जो है हम बोल दे रहे हैं, लिखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। अब देखो लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है, परमाणु क्रमांक के नहीं रुक जाओ, तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं। अच्छा लिखेंगे तो अभी ज़्यादा जो है लिखो, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना। आप आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 खा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो भर्जन क्वेश्चन नंबर 8 का खा जो है कह रहा है भर्जन प्रक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखिए भर्जन प्रक्रिया, ठीक है, भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों की जाती है, सल्फाइड अयस्कों की जाती है। इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक के निम्न ताप पर गर्म करते हैं, उनके गलनांक के निम्न ताप पर, ताकि वो पिघले ना, ठीक है, केवल जो है ऑक्सीकृत होकर उसमें से जो अशुद्धियां सल्फाइड अशुद्धि है, ठीक है, वो बाहर हो जाए। तो भर्जन जो है, भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क की जाती है। नोट में लिख लीजिए, नोट में जो है लिख लीजिए, ठीक है। तो भर्जन प्रक्रिया जो है सल्फाइड अयस्क की जाती है, किसकी, सल्फाइड अयस्क की। यहां लिख लीजिए सल्फाइड अयस्क की। इसमें करते हैं क्या बाबू, देखिए भर्जन प्रक्रिया में लिख लीजिए, देखिए आप उदाहरण देने के लिए कहा है तो उदाहरण में देखिए जिंक सल्फाइड हो गया, ये सल्फाइड अयस्क हो गया, कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क। अब इसकी क्रिया जो है वायु की उपस्थिति में वात्या भट्टी में, भट्टी कौन सी होती है, वात्या भट्टी, कौन सी भट्टी होती है, वात्या भट्टी, ठीक, वात्या भट्टी। इसके गलनांक के निम्न ताप पर हम इसको गर्म करते हैं। तो ये जो सल्फाइड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जिंक और जिंक के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो गैस के रूप में बाहर हो जाती है। अशुद्धि जो सल्फाइड अशुद्धि है वो गैस के रूप में बाहर हो जाती है, तो हमें जो है जिंक धातु मिलती है, ठीक है। तो भर्जन प्रक्रिया में होता क्या, देखो भर्जन प्रक्रिया में
सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उनके निम्न गलनांक के निम्न ताप पर गर्म करते हैं, जिससे जो अशुद्धि होती है वो ऑक्सीकृत होकर दूर हो जाती है। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है गा देखते हैं। 8 का गा, 8 का गा है कि खाने वाले सोडे का निर्माण विधि लिखिए। खाने वाले सोडे के निर्माण की विधि। तो चलिए गा वाला देखते हैं, गा। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का गा जो है उसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 8 का जो है गा, ठीक। अब इसमें जो है कह रहा है खाने वाले सोडे का, खाने वाले सोडे का निर्माण, ठीक है, खाने वाले सोडे का निर्माण। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, क्योंकि खाने वाले सोडे को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ हम लिखेंगे जो है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो यहाँ जो है आपका देखिए समीकरण देना है केवल, तो समीकरण देखिए लेते हैं भैया नमक, क्या लेते हैं, नमक, NaCl। फिर इसमें जो है इसको पानी में घोलते हैं, किस में घोलते हैं, पानी में, पानी में बकायदा घोल दिया। फिर इसमें भेजेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या भेजेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, क्या भेजेंगे, अमोनिया गैस NH3। देखो होता क्या है कि हम लेंगे नमक, नमक को पानी में घोलेंगे H2O में, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया दोनों साथ भेजते हैं, तो हमें देखिए NaCl का अवक्षेप मिलता है, NaCl का अवक्षेप, सॉरी NaCl का नहीं, ये जो है अमोनियम क्लोराइड NH3 NH4Cl, इसका मिलेगा आपको अवक्षेप, ये नीचे बैठ जाएगा, और जो आपका विलयन मिलेगा वो मिलेगा खाने वाले सोडे का, सोडियम बाई, यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ प्लस करके अब आगे यहाँ लिख दे रहे हैं ना, सोडियम बाई कार्बोनेट का विलयन मिलता है, ठीक है। अब इस विलयन में ये अशुद्धि है आपका, ये अशुद्धि है, ठीक है, ये अशुद्धि के रूप में, इसको दूर करने के लिए हम करते क्या, देखिए जो आपने बनाया वो क्या है, देखिए नमक लिया था आपने, खाने वाले सोडे को बनाने के लिए नमक लिया, फिर इसमें पानी में घोला इसको, ठीक है, फिर क्या किया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, उसके बाद इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित की, तो आपका आगे बन गया था, देखिए अमोनियम क्लोराइड बना था, अमोनियम क्लोराइड, ये जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठा हुआ था, और साथ में बेकिंग सोडा का विलयन प्राप्त हुआ था। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड जो है ये एक ऊर्ध्वापतन अपक्रिया देता है, तो अर्थात इसको गर्म करेंगे तो ये अशुद्धि दूर हो जाएगी। तो जब गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ मिलता है हमको सोडियम कार्बोनेट तथा ये आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। इसको जब हम हीट करते हैं लगभग 140 डिग्री तक, कितने डिग्री तक, 140, ठीक है। तो यहाँ से जो नमी है वो भी बाहर निकल जाएगी, और ये अमोनियम क्लोराइड भी बाहर निकलेगा, तो केवल बचेगा आपका सोडा एस, जला हुआ कार्बोनेट, यहाँ बचेगा सोडा एस, क्या बचेगा, सोडा एस। फिर इस सोडा एस को भी पानी में घोलेंगे तो हमें मिल जाएगा खाने वाला सोडा, ठीक है। इसको जब पानी में घोलेंगे, ठीक है, इसका 2 मोल ले लेते हैं, जब इसको पानी में घोलेंगे तो यहां मिलेगा हमको सोडा एस मिलेगा, ठीक है, सॉरी सोडा एस को जब पानी में घोलेंगे तो यहाँ हमको बेकिंग सोडा मिलेगा, क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा।
हाँ, तो यहाँ हमको मिलेगा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। समीकरण नोट कर लीजिए, ये रहा आपका समीकरण, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, 8 वाला विलयन कैसा होगा। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, अम्ल और क्षार में जो है अंतर स्पष्ट करता है, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करता है। और पीएच 8 वाला जो विलयन होगा वो जो है क्षार होगा, क्योंकि 7 के बाद जो है क्षारीय माध्यम देखो यहाँ 0 से लेके 7 तक गिनती लिखी रहती है, तो जिनका पीएच मान देखो 7 लिखा रहता है बीच में, और 0 से लेके 14 तक गिनती होती है। जो 7 से ज्यादा होते हैं उनका क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय, ठीक है। और इधर जो 7 से कम वाले होते हैं अम्लीय, और बीच में जिसका पीएच मान 7 आता है उनको हम उदासीन कहते हैं। तो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 8 हुआ है, क्या है 8, तो ये दुर्बल क्षारीय है, क्या है, दुर्बल क्षारीय। तो इस विलयन की प्राकृत होगी दुर्बल क्षारीय, ठीक है। तो आपका फिर अथवा करके दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा करके दिया है प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो ये आपको इतना होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इसको आपका होमवर्क रहेगा, हम इसको अगले वाले वीडियो में जो है इन्वॉल्व कर लेंगे। ये जो बचा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको चिंता मत करिए, ये इतना हम जो है अगले वीडियो में इसको जो है मिला लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो आपका ये रहा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये जो बचा है इसको हम अगले वीडियो में मिला लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी एक तरह से समझ लीजिए, इसको कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, उसको 2 दिन समझना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन उठाए, कौन सा सेट उठाएं, जो आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो शेयर सब्सक्राइब भी करिए और प्यार से बोलिए जय हिंद जय भारत।